जो एचआर सर क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है, वेलकम है और अभिनंदन है। हमने आप लोगों के लिए जीके पैकेट्स की शुरुआत की थी। जीके पैकेट्स सेकंड में आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम मौर्यकालीन प्रशासन जो है वह किस प्रकार का था, उनसे अपने लायक क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हमारी क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, प्रत्येक कंपटीशन के लिए ये प्रश्न जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। स्पेशली रीड के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं और 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए अच्छे मार्क्स का ये ला सकते हैं। इस क्लास को आप पढ़ करके तो ध्यान से सुनेंगे मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। तो मौर्यकालीन प्रशासन में मैं आपको बताऊं, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में पहली बार केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत किससे होती है? तो आप बताएंगे मौर्य वंश से। मौर्य वंश ने सर्वप्रथम केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की नींव रखी थी भारत में। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की पहली बार कब प्रारंभ हुई? मौर्य काल में हुई। अब आप देखिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में या मौर्य वंश के समय या मौर्य शासक के समय मगध राज्य के कितने अंग बताए हैं? कौटिल्य के अनुसार मौर्य साम्राज्य में राज्य के कितने अंग थे? तो आप बताएंगे 7 अंग थे। क्या थे? कितने अंग थे? 7 अंग थे। यानी कि अपन ये कह सकते हैं क्या कि कौटिल्य के अनुसार मौर्य प्रशासन जो है उसमें राज्य 7 अंगों में विभाजित था। राज्य के कितने अंग थे? 7 अंग थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, उपधा परीक्षण क्या है? ये बहुत पूछ लेते हैं। उपधा परीक्षण क्या है? कि उपधा परीक्षण का मतलब, परीक्षण का मतलब होता है हिंदी में टेस्ट। उपधा परीक्षण क्या था? उपधा परीक्षण में क्या था कि राजा किसी को नियुक्त करने से पहले, राजा अपने शासन में नियुक्ति देनी पड़ती थी। राजा महाराजाओं का काल था। राजा अपने शासन में मुख्यतः किसको? पुरोहित की और मुख्यमंत्री जिसको अपन कहेंगे, तो मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति से पहले उनका कुछ टेस्ट करता था, उनकी जांच करता था। किनकी? उनके नैतिक चरित्र की जांच करता था। तो नैतिक चरित्र की जांच करना क्या कहलाता है? उपधा परीक्षण कहलाता था। नैतिक चरित्र का अगर वह व्यक्ति सही है तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता था, या फिर अगर सही है तो उसको वह पुरोहित बना दिया जाता था, पुरोहित रख लिया जाता था। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के नैतिक चरित्र की जांच की जाती थी उसको अपन क्या कहते हैं? उपधा परीक्षण कहते हैं। आप ध्यान में रखेंगे, क्या कहते हैं? उपधा परीक्षण। मतलब अगर उपधा परीक्षण आपके एग्जाम में आए तो आप बताएंगे ये क्या है? नैतिक चरित्र का परीक्षण था। ठीक है, नैतिक चरित्र का परीक्षण था। कौन करता था किसी व्यक्ति के नैतिक चरित्र का परीक्षण? राजा करता था। कौन करता था भाई? राजा करता था। और स्पेशली मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति से पहले उनका क्या किया जाता था? उपधा परीक्षण किया जाता था। मतलब समझ गए? उपधा परीक्षण का मतलब क्या है? उनके चरित्र का परीक्षण। उनके चरित्र का परीक्षण जो है वह उपधा परीक्षण कहलाता था। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखिए परीक्षा मंत्रणा क्या है? मौर्य प्रशासन में परीक्षा मंत्रणा किसके समकक्ष थी? ये ध्यान रखिए, परीक्षा मंत्रणा जो वर्तमान में मंत्री परिषद के समान थी। परीक्षा मंत्रणा किसके समान थी? वर्तमान में मंत्री परिषद, वर्तमान में जो मंत्री परिषद है ना उसके समकक्ष जो संस्था थी मौर्य प्रशासन में वह क्या थी? परीक्षा मंत्रणा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें प्रत्येक एग्जाम में। और रीड के लिए ये मान लो आप एक वरदानी है ये क्लास। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन को कितने विभागों में बांटा गया है? अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में कितने विभाग थे? 18। कितने विभाग थे? अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में कितने विभाग थे? मौर्य प्रशासन में टोटल कितने विभाग थे? 18 विभाग थे। मौर्य डायनेस्टी जो थी उनमें पूरा प्रशासन कितने विभागों के अंतर्गत आता था? 18 विभागों के अंतर्गत आता था। लेकिन अगर पूछे विभागाध्यक्ष, विभाग के स्थान पर इनका अध्यक्ष पूछ ले, यानी कि ये पूछ ले कि विभागाध्यक्ष कि अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन में कितने विभागाध्यक्षों की
बारे में बताया गया है, तो आप बताएंगे टोटल 26। कितने बताए गए हैं? 26 बताए गए हैं। अब देख लीजिए, जो 18 विभाग हैं अर्थशास्त्र में, उनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था, तीर्थ। ध्यान में रखना, मौर्य प्रशासन के 18 विभाग, मौर्य प्रशासन में जो विभाग है वो किस नाम से जाने जाते थे? तो तीर्थ के नाम से जाने जाते थे। आजकल तीर्थ करने जाते हैं, उसमें 18 विभाग जो थे वह तीर्थ के नाम से जाने जाते थे। और तीर्थ का जो अध्यक्ष है, इन विभागों का जो अध्यक्ष है ना, वो तीर्थ का अध्यक्ष, तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? महापात्र कहा गया है। क्या कहा गया है? तीर्थ के जो अध्यक्ष हैं, तीर्थ किसे कहेंगे? आप लोगों से पूछ ले, तीर्थ क्या था? मौर्य प्रशासन में तीर्थ कितने थे? तो आप कितने बताओगे? 18 तीर्थ थे। मौर्य प्रशासन में कितने तीर्थों का वर्णन किया गया है? तो आप बताएंगे 18 तीर्थों के बारे में बताया गया है। तीर्थ क्या है? 18 विभाग हैं, याद रखना। अर्थात मौर्य प्रशासन जो था वह 18 विभागों के अंतर्गत कार्य करता था, और 18 विभाग जो हैं उनको तीर्थ भी कहा गया है, और तीर्थ का जो अध्यक्ष है उसको महापात्र कहा गया है ना? इंपॉर्टेंट पर्सन। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट पर्सन देखिए, अब जो महत्वपूर्ण तीर्थ हैं मौर्य प्रशासन में, महत्वपूर्ण तीर्थ कौन से? यानी कि विभागाध्यक्ष कौन कौन थे? मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ये क्या थे? आप लोगों से पूछ ले कि मौर्य प्रशासन में मंत्री, पुरोहित, सेनापति व युवराज किससे संबंधित थे? तो आप क्या थे? तीर्थ थे। ये क्या थे? तीर्थ, महत्वपूर्ण विभाग थे। मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, ये महत्वपूर्ण तीर्थ थे उस समय के। कहाँ? किस समय के? मौर्य शासन के समय, मौर्य वंश के समय, मौर्य प्रशासन के समय। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न कि समाहर्ता, ये पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समाहर्ता, देखिए मौर्य प्रशासन में वार्षिक बजट तैयार करने वाले पदाधिकारी का नाम क्या था? तो आप क्या क्या कहते थे? उनको समाहर्ता कहते थे। जो वार्षिक बजट तैयार करता था। बजट का मतलब होता है कि कितना पैसा कहाँ से आएगा और कितना पैसा खर्च किया जाएगा, उसको कहते हैं वार्षिक बजट। पूरे वर्ष का जब राजा बन जाता कोई, तो वह पूरे वर्ष का कि भाई किस किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करना है, ठीक है, सारी बातें, और कहाँ से कितना राजस्व प्राप्त करना है, वह मैनेज करना पड़ता था। तो वार्षिक बजट का लेखा तैयार करने वाला पदाधिकारी क्या कहलाता था? समाहर्ता, बजट तैयार करता। समाहर्ता बजट तैयार करता, और बजट तैयार के क्या साथ साथ क्या करता? कितना आय हुई, कितना खर्च हुआ, इतना, इसका भी ब्यौरा रखता था। भाई बजट तो तभी बैठेगा, वरना तो बजट खराब हो जाता है। अगर आय और व्यय में मालूम न रही कितनी तो आय हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, तो उस समय बजट बिगड़ जाता है, बजट खराब हो जाता है। तो आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला समाहर्ता, ठीक है। वार्षिक बजट पेश करने वाला कौन था? समाहर्ता था। और एक और देखिए, राजस्व एकत्र करने वाला का कार्य भी यह करता था। कहाँ से कितना पैसा लेना है, तो ये कौन करता था? भाई समाहर्ता। समाहर्ता आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है। समाहर्ता का के कार्य लिखिए। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता क्या कार्य करता था? तो आप बताएंगे बजट तैयार करता था, आय व्यय व्यय का ब्यौरा रखता था और राजस्व एकत्र करता था, ठीक है। ये सारी बातें अगर आ जाएं तो आप ऑप्शन में उपरोक्त सभी पे टिक लगा देना और आप लोगों को तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के कितने विभागाध्यक्षों के बारे में बताया गया है? विभागाध्यक्ष कितने हैं? 26, पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। देखिए, अशोक के समय मौर्य शासन जो है, मौर्य साम्राज्य जो है, वह कितने प्रांतों में विभाजित था? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो आप बताएंगे 5। कितने प्रांतों में विभाजित था? 5 प्रांतों में विभाजित था। ये हम अलग से आपको पैकेट बना करके प्रस्तुत करेंगे कि 5 प्रांतों के पैकेट कौन कौन से हैं, ठीक है। सारी चीज़ें कुछ पैकेट्स के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको ये पैकेट्स अच्छे लगेंगे कि जितनी भूख है उतनी खा लेना, फिर बाद में खा लेना भाई, ठीक है। देखिए, और प्रांत जो थे, मैंने एक क्रम दिया है। अशोक के समय जो साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत किस में विभाजित थे? विषयों में विभाजित थे। और विषयों में कौन विषय किस में विभाजित थे? जिलों में विभाजित थे। किस में विभाजित थे? जिलों में। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? प्रांत, विषय और जिले। प्रांत, विषय और जिले। प्रांत, विषय और जिले, यह है
पूरा साम्राज्य से भारत देश किस में है? राज्यों में है, जिलों में है, ग्राम पंचायत समितियों में है, नगर पालिकाओं में है, ग्राम पंचायतों में है, बटा हुआ है ना। आप लोगों से पूछिए गांव कौन सा है, आप बता देंगे कि शिवपुरा। पंचायत कहाँ पर है? कांवट है। ग्राम पंचायत का क्या नाम है? कांवट है। तहसील कहाँ है? खंडेला है। ठीक है। जिला कौन सा है? सीकर है। और राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो फिर देश कौन सा है? इंडिया है। ठीक है, ये मेरा इंडिया। तो ये इसी प्रकार जो मौर्य प्रशासन जो था वह भी, मौर्य साम्राज्य जो था वह 5 राज्यों में, 5 प्रांतों में विभक्त था। 5 प्रांत किसमें? विषयों में विभक्त थे, और विषय किसमें विभक्त थे? जिलों में विभक्त थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, प्रांत का अधिकारी क्या कहलाता था? प्रांत का अधिकारी कौन होता था? आर्यपुत्र या कुमार कहलाता था। प्रांत का अधिकारी क्या कहलाता था? आर्यपुत्र या कुमार कहलाता था। बढ़िया प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य में प्रांत का अधिकारी क्या कहलाता था? तो कुमार या आर्यपुत्र कहलाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था? जे जिला का, अपने जो जिलों है, जिलों का तो अलग होता है, नील जी भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जिले का प्रशासनिक अधिकारी कौन था? जिले का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था? स्थानिक कहलाता था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, IAS RAS सभी में, SSC, रेलवे, राजस्थान पुलिस, रीट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 10th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानिक क्या था? स्थानिक नाम की, स्थानिक क्या है? तो जिले का प्रशासनिक अधिकारी, स्थानिक किसे कहते थे? मौर्य प्रशासन में जिले का प्रशासनिक अधिकारी जो है वह जिला कलेक्टर नहीं कहला करके क्या कहलाता था? स्थानिक कहलाता था। क्या कहलाता था भाई? स्थानिक कहलाता था। और 10 गांवों का शासन करने वाला जो अधिकारी था वह गोपस्य या गोपा या गोप कहलाता था। ठीक है, आप लोगों से पूछ ले कि मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है? मौर्य प्रशासन में, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? गोप। और गोप कितने गांवों का समूह था? 10 गांवों का समूह। 10 गांव मिलकर के एक गोप का निर्माण करते थे। 10 गांवों का समूह क्या कहलाता था? गोप कहलाता था। ठीक है। अब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गोप, ठीक है ना। ये गोपाल्या मत याद कर लेना, गोपाल्या था प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, गोपाल्या नहीं था, गोप। क्यों भाई गोपाल्या? हाँ भाई शोपाल्या, ऐसे याद मत करना। नेक्स्ट समाहर्ता। देखिए समाहर्ता कौन था? देखो समाहर्ता प्रदृष्टि व स्थानिक। समाहर्ता मैंने बताया था ना आप लोगों को, किसे कहते थे समाहर्ता? बताओ। बजट तैयार करने वाला समाहर्ता कहलाता था। समझ गए ना? बोले नहीं, आप लोगों को बताया मैंने पहले। समाहर्ता कौन था? बजट तैयार करने वाला, राजस्व एकत्र करने वाला और आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला। ठीक है, बजट तैयार करता, दैट इज समाहर्ता। तो समाहर्ता तो बजट तैयार करने वाला था। इसके अधीन एक और अधिकारी होता था, इसके नीचे काम करने वाला अधिकारी का नाम था प्रदेष्टि। प्रदेष्टि, प्रदेष्टि, प्रदेष्टि किसके अधीन था? समाहर्ता के अधीन। और प्रदेष्टि के अधीन कौन था? स्थानिक। ये जो जिला का प्रशासनिक अधिकारी है वो प्रदेष्टि के अधीन भी था। यानी कि इस प्रकार से सबसे समाहर्ता के अधीन 2 अधिकारी होते थे, एक तो प्रदेष्टि और एक स्थानिक। ये दोनों किसके अधीन थे? समाहर्ता के अधीन थे। किसके अधीन थे? समाहर्ता के अधीन थे। और देखिए जो प्रदेष्टि जो है वो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता अधिकारी था। ये जो प्रदेष्टि का क्या कार्य था? आप लोगों से पूछ ले, ये स्थानिक ने काम किया कि नहीं किया, गोप ने काम किया कि नहीं किया। स्थानिक तो जिला कलेक्टर हो गया, एक तरह से जिले का प्रशासनिक अधिकारी हो गया। इसने काम किया, ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये गोप ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और गांव के कुछ अधिकारी जो है और भी, वह ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के ऊपर कौन सा था? प्रदेष्टि था। कौन था? प्रदेष्टि। और प्रदेष्टि जो है इनकी जांच कौन करता था? स्थानिक की, गोप की, गांव के अधिकारियों की। वो करने वाला अधिकारी का क्या नाम था?
प्रदृष्टि था। और प्रदृष्टि किसके नियंत्रण में था? समाहर्ता के नियंत्रण में, जो बजट तैयार करता था उसके नियंत्रण में था। यानी कि सबसे ऊपर ही ऊपर तो कौन था? समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता के नीचे कौन था? प्रदृष्टि। प्रदृष्टि के नीचे कौन था? स्थानिक। ठीक है, स्थानिक के नीचे कौन था? गोप। गोप व गांव के और अधिकारी। ठीक है, आ गई बात समझ में? समझ में आ गई हो तो लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नगर, नगर का प्रशासन कैसे नियंत्रित करते थे? बड़े बड़े नगर बन गए थे ना, तो उनका प्रशासन किस प्रकार से होता था, उनकी व्यवस्था किस प्रकार से करते थे मौर्य साम्राज्य में? तो नगर शासन जो था वह 30 सदस्यीय मंडल, एक 30 जो मेंबर थे, 30 सदस्य थे, 30 मनुष्यों का एक मंडल करता था। 30 सदस्य ही पूरे गांव के, पूरे नगर के बारे में विचार करते थे। और 30 जो सदस्य थे उनकी 5-5 का ग्रुप था, 5-5 को काम में बांट रखा था। ये तेरा काम, ये तेरा काम, ये तेरा काम। इसका मतलब कितनी समितियां बनेंगी? 6 समितियां बनेंगी। कितनी? 6 पंजे 30, क्योंकि 30 सदस्य थे और एक समिति में कितने थे? 5, तो 6 समितियां बनती थी। 6 समितियों द्वारा नगर का प्रशासन नियंत्रित किया जाता था। आ गई बात समझ में? कितनी समितियों के द्वारा? 6 समितियों के द्वारा। ठीक है, प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य होते थे। कितने सदस्यों के मंडल द्वारा नगर का प्रशासन किया जाता था? 30 सदस्यों के एक मंडल द्वारा नगर का प्रशासन नियंत्रित किया जाता था। अब सेना भी होती थी राजा के पास, तो सेना की व्यवस्था संभालने के लिए कौन होता था? अंतपाल। अंतपाल जो अंत कर दे किसी का सेना के द्वारा, अंतपाल। अंतपाल किसे कहते थे? सैनिकों का या सेना का प्रबंधन करने वाला जो अधिकारी था वह अंतपाल कहलाता था। और अपने साम्राज्य के आसपास अरे सेना लेकर के चलता था, वो ध्यान रखता था। और सीमांत क्षेत्र थे कि अब यहाँ तक अपना शासन फैल गया है, तो सीमांत क्षेत्रों तक की निगरानी भी कौन करे? भाई जो सेना रखे वही करे। जो सेना की प्रबंध करेगी, तेरे को वहाँ ड्यूटी देनी है, तेरे को वहाँ ड्यूटी देनी है, वही तो करेगा सीमांत क्षेत्रों की। सीमांत क्षेत्र जानते हो ना, अपने साम्राज्य जो है, अपना देश के बाउंड्री जो हो गई, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वगैरह, तो सीमांत क्षेत्रों का प्रबंध करने वाला कौन कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। फिर मौर्य प्रशासन में समाज किस प्रकार का था, कि कितनी जातियां थी? तो आप ध्यान में रखना, 2 बातें बताई गई है। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। क्या? कौटिल्य के अनुसार मौर्य समाज किस प्रकार व्यवस्थित था? तो 4 जातियां उस समय पाई जाती थी वर्णाश्रम में। कौटिल्य के अनुसार 4 जातियां थी मौर्य समाज में, वर्णाश्रम व्यवस्था थी। ठीक है, मौर्य प्रशासन में या मौर्य साम्राज्य में वर्णाश्रम व्यवस्था थी किसके अनुसार? तो आप बताएंगे कौटिल्य के अनुसार। लेकिन मेगस्थनीज जो था, मेगस्थनीज की इंडिका क्या कहती है कि उस समय मौर्य समाज कितनी जातियों में विभक्त था? 7 जातियों में विभक्त था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों से पूछ लिए कि मौर्य समाज जो था किस इतिहासकार के अनुसार मौर्य साम्राज्य या मौर्य समाज 7 जातियों में विभक्त था? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए मिलेगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मिलेगा मेगस्थनीज के इंडिका। खूब सारा है ना, तो क्या किस पे टिक लगाएंगे? मेगस्थनीज की जो इंडिका जो बुक है उसमें उसके अनुसार मौर्य जो प्रशासन जो था, मौर्य समाज 7 जातियों में विभक्त था। मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने जातियों में विभक्त था? तो आप बताएंगे 7 जातियों में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगली क्लास आप लोगों के लिए लेके आएंगे एक और छोटा पैकेट्स। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।